तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। टीआईजी और बाकी सभी लोग जैसे ही उस पोस्टर को लगे हुए देखते हैं तो वो सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो परेशान होते हुए कहते हैं कि लगता है कि लीडर हमसे अब और भी ज्यादा ट्रेनिंग करवाने वाले हैं, क्योंकि अब उनके पास एक वजह भी है। तभी दूसरा कोई कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लगता है कि अब हम सभी लोग ट्रेनिंग करते करते ही मारे जाने वाले हैं। तभी यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें कहीं और पे एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई कह रहा होता है कि आखिरकार तुम सभी लोग कर क्या रहे हो, जल्दी से उठाओ और आगे बढ़ो। तभी हम देखते हैं कि टीआईजी, मॉन्क और बाकी सभी लोगों ने एक नाव को उठा रखा होता है और उस भारी भरकम नाव को उठा के वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसके अंदर उन सभी लोगों की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। वहीं पे मॉन्क कह रहा होता है कि मैं अभी इतना ज्यादा थक चुका हूँ कि मैं यहीं पे बेहोश हो जाऊंगा, जिसे सुन के सनवू सभी लोगों से कहता है कि आखिरकार ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें तो अभी इस नाव को लेके पहाड़ के ऊपर जाना है, टॉप पे जाना है। तुम सभी लोग इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते हो, जल्दी जल्दी अपने कदम चलाओ और जल्दी जल्दी चलो ताकि हम शाम होने से पहले पहाड़ के टॉप पे पहुंच सके। तभी हम देखते हैं कि सनवू, रीन और जुइगन वो तीनों ही नाव के ऊपर बैठे हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो नाव और भी ज्यादा भारी हो चुकी होती है। जिसके बाद यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होके हमें सीधे शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग बहुत ही मुश्किल से पहाड़ के टॉप पे पहुंच चुके होते हैं। लेकिन इसके अंदर उन सभी लोगों की हालत सच में काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो लोग इतना ज्यादा थक चुके होते हैं कि वो लोग वहीं पे जमीन के ऊपर गिर गए होते हैं। और मॉन्क काफी ज्यादा हाँफते हुए कह रहा होता है कि मेरी बॉडी इतनी ज्यादा थक चुकी है कि मैं अपने हाथ तक को नहीं हिला पा रहा हूँ। वहीं पे फैटी कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं तो अपनी बॉडी को थोड़ा भी नहीं हिला पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि जैसे मेरी बॉडी पैरालाइज हो गई है। तभी एक दूसरा बंदा मॉन्क से कहता है कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर जितनी भी ट्रेनिंग की है उन सभी ट्रेनिंग के अंदर मैंने सिर्फ मार्शल आर्ट को सीखा है, लेकिन कभी भी मैंने ऐसी कोई भी ट्रेनिंग नहीं की है। मॉन्क कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार हम इस ट्रेनिंग का इस्तेमाल करेंगे तो करेंगे कहाँ पे। लेकिन कुछ भी हो, शाम होने से पहले हमने हमारी ट्रेनिंग को खत्म कर दिया, चलो आज की फाइनली हमारी ट्रेनिंग खत्म होती है। ये सुनकर दूसरा पर्सन कहता है कि कुछ भी बोलो, लेकिन लीडर हमसे जो ये सब ट्रेनिंग करवा रहा है ये बिल्कुल जानवरों की तरह है, वो हमसे जानवरों की तरह ट्रेनिंग करवा रहे हैं। वो इंसान तो सच में एक बहुत ही बड़ा, लेकिन आगे वो कुछ कह पाता उससे पहले उसके मुंह के ऊपर किसी की परछाई आ जाती है, जिसकी वजह से वो बंदा काफी हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि ये परछाई किसी और की नहीं बल्कि सनवू की होती है, जो काफी क्रीपी तरीके से हंसते हुए सभी लोगों से कहता है कि आखिरकार तुम सभी के सभी यहाँ पे जमीन के ऊपर इस तरह क्यों लेटे हुए हो, मैं बस कुछ समय के काम से बाहर के आ गया, तुम सभी के सभी यहाँ पे लेट के आराम करने लगे। ये सुनते ही वो सभी के सभी जल्दी से उठ के बैठ जाते हैं। जिसके बाद मॉन्क सनवू से कहता है कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग थी वो तो पहले ही खत्म हो चुकी है, हमें माउंटेन के ऊपर आना था और हम पहले ही माउंटेन के ऊपर आ चुके हैं, तो क्या हम अपनी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद थोड़ा भी आराम नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर सनवू कहता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, अभी तो तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। ये सुनकर उन सभी लोगों के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं, उनमें से किसी को भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार सनवू के कहने का मतलब क्या है, जिसकी वजह से वो सभी के सभी एक साथ सनवू से पूछते हैं कि लीडर आखिरकार आपके कहने का मतलब क्या है कि अभी तक हमारी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है बल्कि अभी से स्टार्ट हुई है। ये सुनकर सनवू उन सभी लोगों को कोई भी जवाब नहीं देता है, वो सीधे अपने पैर को उठाता है और अपने पैर को जमीन के ऊपर पटकता है, जिसकी वजह से सनवू के जमीन के ऊपर पैर पटकने की वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा शॉकवेव जनरेट होने लगती है और वहाँ पे काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है। इतनी ज्यादा पावर को देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, उन सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि उनमें से किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं था कि सनवू इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके बस पैर पटकने की वजह से वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल शॉकवेव क्रिएट होगी। बस इतना ही नहीं, सनवू ने वहाँ पे एक वर्टेक्स को भी क्रिएट कर दिया होता है। जिसके बाद सनवू उन सभी लोगों से कहता है कि आखिरकार तुम सभी लोग यहाँ पे खड़े होकर देख क्या रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ो और इसके अंदर कूदो। ये सुनकर सबसे पहले वो व्हाइट कपड़े वाला बंदा उसके अंदर कूदता है। वो जैसे ही उसके अंदर कूदता है तो सीधे नीचे की तरफ काफी तेज से जाने लगता है और नीचे जाके काफी तेज से जमीन के ऊपर टकराता है, जिसकी वजह से उसे अपने कमर के अंदर काफी जोरदार चोट लगता है। जिसके बाद वो किसी तरह खुद को संभालते हुए खड़ा हो ही रहा होता है कि तभी अचानक से मॉन्क ऊपर से आके सीधे उसके ऊपर गिरता है। आप समझ ही सकते हैं कि मॉन्क किसके ऊपर गिरा है और आपको इमेज में पता चल ही रहा होगा कि उसके अंडे पूरी तरह से फूट चुके हैं, जिसकी वजह से उस बंदे के मुंह से एक बहुत ही दर्दनाक चीख निकलती है। तभी मॉन्क उसके ऊपर से हटते हुए कहता है कि थैंक गॉड मैं बच गया, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ।
आप सभी लोग देख रहे हो कि मोंग ने जो किया है उसके लिए उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। वो इस बात से खुश है कि उसके साथ ये नहीं हुआ। ये सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो मोंग को मारने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी दो लोग आके उसे पकड़ लेता है, जिसे देख के वो बंदा उन दोनों से कहता है कि आखिर तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? इस कमीने ने जो आज मेरे साथ किया है उसके लिए मैं इस कमीने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसके चेहरे की तरफ देखो, इसे बिल्कुल ही पछतावा है इसने जो किया है। तभी वहाँ पे टीआईजी और बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं जो बिल्कुल सेफ लैंडिंग करते हैं। आगे टीआईजी वहाँ पे इतने ज्यादा शोर शराबे को सुन के कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे चिल्ला क्यों रहे हो? फिर टीआईजी अपने चारों तरफ सभी चीजों को नोटिस करता है और सभी लोगों से कहता है कि क्या तुम सभी लोगों ने इस जगह को देखा कि आखिरकार ये कौन सी जगह है? टीआईजी की बातें सुन के वो सभी लोग भी उस जगह को देखने लगते हैं। तभी उसमें से एक बंदा कहता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह है? यूनियन के नीचे इस तरह की भी कोई जगह थी, हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन आखिरकार लीडर को इस जगह के बारे में कैसे पता चला? तभी हम देखते हैं कि सनवू भी उस जगह के अंदर कूद जाता है और काफी तेज से नीचे की तरफ आ रहा होता है। जिसके बाद वो नीचे आने के बाद सभी लोगों से कहता है कि आखिरकार तुम सभी लोग यहाँ पे देख क्या रहे हो? जल्दी से लाइन में खड़े हो जाओ, मुझे अभी तुम सभी लोगों को कुछ देना है। ये सुनकर वो सभी लोग जल्दी से लाइन में खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद सनवू अपने पास से कुछ एलेक्सर को निकालता है, जिसे वो उन सभी लोगों की तरफ फेंक देता है। जिसे पकड़कर वो सभी लोग उस एलेक्सर को देखते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये किस तरह की मेडिसिन है? तभी सनवू उन सभी लोगों से कहता है कि आखिरकार तुम देख क्या रहे हो? जल्दी से इसे खा लो, ये एंटीडोट है एसिडिक पॉइजन का। एसिडिक पॉइजन का नाम सुन के उन सभी लोगों के पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं। फिर आगे सनवू बताता है कि अगर तुम इस मेडिसिन को खाते हो तो तुम्हारी इनर एनर्जी जितनी भी खत्म हुई है वो पूरी तरह से रिस्टोर हो जाएगी और तुम पूरी तरह से तरोताजा महसूस करोगे। ये सुनते ही वो सभी लोग जल्दी से उस मेडिसिन को खा लेते हैं। उस मेडिसिन के खाते ही उन सभी लोगों के ऊपर उस मेडिसिन का असर दिखने लगता है। उनकी जितनी पावर और एनर्जी खत्म हुई थी वो धीरे धीरे करके रिस्टोर होने लगती है और बस कुछ ही पलों में उन सभी लोगों की पावर और एनर्जी पूरी तरह से रिस्टोर हो जाती है। जिसे देख के मोंग काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मेरी जितनी भी इनर एनर्जी खत्म हुई थी वो पूरी तरह से रिस्टोर हो चुकी है और पहले से बढ़ भी चुकी है। टीआईजी कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरी बॉडी जो कुछ समय पहले तक काफी ज्यादा थकी और भारी महसूस हो रही थी वो अब इस एलेक्सर को खाने के बाद काफी ज्यादा हल्की और अच्छी महसूस हो रही है, जैसे कि मेरी बॉडी पहले से काफी ज्यादा हल्की हो चुकी है। वो लोग ऐसे वहाँ पे खुश हो रहे होते हैं, जिसे देख के सनवू सोचता है कि ये लोग सच में अभी भी बच्चे ही हैं, ये लोग छोटी छोटी चीजों पे भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद आगे वो सभी लोग एक साथ सनवू का शुक्रिया करते हैं उन्हें वो एलेक्सर देने के लिए। ये देखकर सनवू स्माइल करते हुए सोचता है कि लगता है कि अब ये सभी लोग तैयार है, जो मेन टॉपिक है अब मुझे इन सभी लोगों को बता देना चाहिए। जिसके बाद सनवू आगे सभी लोगों से कहता है कि सभी के सभी लोग अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। कुछ दिन पहले संजोग से मुझे एक मॉन्स्टर का छुपा हुआ ठिकाना मिला, जिसके अंदर काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है। उन सभी मॉन्स्टर की देखभाल उन सभी का लीडर एक पावरफुल मॉन्स्टर करता है और वो सभी के सभी मॉन्स्टर अब एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि वो सभी के सभी मॉन्स्टर उस गुफा से भाग नहीं सकते हैं। जिसे सुन के मोंग कहता है तो आखिरकार हमें क्या करना होगा? सनवू बताता है कि तुम सभी लोगों को छुपे हुए गुफा के अंदर जाना होगा और वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर है उन सभी मॉन्स्टर को मारते हुए उस गुफा के डीपर पार्ट के अंदर जाना होगा। यहाँ पे तुम सभी लोगों को उन सभी मॉन्स्टर का लीडर मिलेगा। तुम सभी लोगों को उन सभी मॉन्स्टर के लीडर को सक्सेसफुली मारना होगा और यही कारण है जिसकी वजह से मैंने तुम सभी लोग की पावर को फिर से रिस्टोर किया। तो इसे सुन के उनमें से एक बंदा हंसते हुए सोचता है कि उसने हमारे लिए जो ट्रेनिंग की जगह चुनी है वो सच में एक छुपे हुए मॉन्स्टर का ठिकाना है। सच में मैंने तो इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। लगता है कि लीडर हमारे बारे में कुछ ज्यादा ही ऊंचा सोचते हैं, तभी तो उन्होंने हमारी एनर्जी को वापस ला दिया और हम सभी की एनर्जी पूरी तरह से वापस आ चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें उन सभी कमजोर मॉन्स्टर से फाइट करने में कोई भी परेशानी होगी। दूसरी तरफ हम सनवू को देखते हैं जो कि वहाँ पे जुगेगन और रीन को बुलाता है, जिसे सुन के जुगेगन और रीन वहाँ पे काफी सारे वेपन्स के बैग लेके आते हैं। जिसके बाद सनवू कहता है कि हर अलग अलग ग्रुप के अपने लीडर होंगे और जैसा कि तुम यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे सप्लाई के कुछ बैग्स हैं जिसके अंदर तुम्हारे जरूरत के सारे सामान है, जो कि 10 दिन तक बड़े ही आराम से चल सकते हैं। तो इसका मतलब है तुम सभी लोगों को वहाँ पे जाके 10 दिनों के अंदर ही वहाँ की सील को ब्रेक करना होगा और सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा और इन्हीं 10 दिन के अंदर तुम्हें वापस भी आना होगा। क्या तुम सभी लोग समझ गए? ये सुनकर वो बेगर शेख का बंदा हंसते हुए कहता है कि आखिरकार हमें 10 दिनों तक इंतजार करने की जरूरत ही क्या है, हम सभी लोग मिलके कल तक ही इस मिशन को बड़ी आराम से खत्म कर सकते
सकते हैं। ये सुनकर मोंग भी कहता है हाँ उसने बिल्कुल सही कहा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस कुछ समय के दौरान हमने काफी ज्यादा सक्सेस को हासिल किया है और हमने ट्रेनिंग करके अपने आप को पहले से और भी ज्यादा पावरफुल बना लिया है, तो हम जल्दी ही इस मिशन को कंप्लीट कर लेंगे। ये सुनकर सनवू एक स्माइल करता है, जिसके बाद वो सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ पे कोई कह रहा होता है कि अब हम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरा कोई कहता है कि हाँ अब हम सभी लोग अपनी नई ताकत के साथ और नई स्किल्स के साथ वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर होंगे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी सनवू जुगिकन और रीन के साथ वहाँ से जाते हुए सभी लोगों से कहता है कि अब हमारी जो बची हुई बात है वो तुम सभी लोग के आने के बाद करेंगे। और हाँ मैं तुम सभी लोगों को गुड लक विश करता हूँ, ताकि तुम सभी लोग जल्दी ही अपनी ट्रेनिंग को खत्म करके वापस आ पाओ। यही कहकर सनवू वहाँ से चला जाता है। सनवू के वहाँ से चले जाने के बाद कुछ समय तक तो वहाँ पे पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ होता है। जिस चुप्पी को तोड़ते हुए फिर से वो बेगर शेख का बंदा कहता है कि 1 मिनट रुको, जबकि हमारे लीडर यहाँ से जा चुके हैं तो हमारे पास यही मौका है। जिस जगह के बारे में हमें लीडर ने बताया कि वहाँ पे मॉन्स्टर है, वहाँ पे अगर हम जाके बाहरी आधे घंटे तक आराम करके फिर से वापस आ जाए और लीडर को ऐसा बताए कि हमने मिशन को कंप्लीट कर दिया है, तो ये कैसा रहेगा। ये सुनकर मी कहती है क्या तुम सच में इतने बड़े बेवकूफ हो कि तुम्हें लगता है कि हमारे लीडर इतने बड़े बेवकूफ है कि वो ऐसे किसी झूठ में फंस जाएंगे। पीछे से सोसो भी कहती है कि हाँ सिस्टर मी ने बिल्कुल सही कहा, लीडर कभी भी ऐसी बेकार ट्रिक में नहीं फंसने वाले हैं। ये सुनकर वहाँ पे सभी लोग उस बेगर शेख के बंदे की बुराई करने लगते हैं। ये देखकर वो बेगर शेख का बंदा थोड़ा सा एम्बेरस होते हुए कहता है तुम सभी के सभी लोग मानो या ना मानो, मेरा जो आइडिया है वो सच में काफी ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद त्याजी कहता है कि जबकि सभी लोगों ने तय कर लिया है कि हम वहाँ पे जाने के बाद मॉन्स्टर से फाइट करेंगे और सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देंगे, तो अब हम इसी प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। तो चलो जल्दी जल्दी अलग अलग ग्रुप बना लेती हूँ और जल्दी यहाँ से उन सभी मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए निकलते हैं। जिसे सुन के मोंक हंसते हुए कहता है कि हम जितनी जल्दी यहाँ से निकलेंगे हम उतनी ही जल्दी उन सभी पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट कर पाएंगे। यही कहकर मोंक अपने हाथों से उस भारी भरकम लोहे के कड़े को भी खोल के नीचे की तरफ फेंक देता है। और बस मोंक नहीं बल्कि सभी लोगों ने अपने हाथ से उस भारी भरकम लोहे के कड़े को खोल दिया होता है और उसके बाद बहुत ही स्पीड में अंदर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पे उन सभी लोगों की स्पीड अब काफी तेज हो चुकी होती है। वो लोग बिल्कुल हवा के स्पीड से आगे की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पे ये बंदा अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि सच में मुझे अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है। मेरी जो स्पीड है वो पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। मेरी बॉडी अब पहले से काफी हल्की महसूस हो रही है मुझे, जब से मैंने उस लोहे के कड़े को निकाला है और उसके बाद अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज किया है, तब से ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी इंटरनल एनर्जी के ऊपर मेरा जो कंट्रोल था वो भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जिसकी वजह से वहाँ पे सबसे ज्यादा खुश मोंक होता है। वो काफी खुश होते हुए सभी लोगों से कहता है कि ये देखो मैं हवा के अंदर उड़ रहा हूँ। तभी जोंग योंग कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ अजीब नहीं लग रहा है। ये सुनकर मोंक कहता है कि आखिरकार तुम्हारा इससे क्या मतलब है। जोंग योंग बताता है कि लीडर ने हमसे साफ साफ कहा था कि ये जो गुफा है वो मॉन्स्टर्स की गुफा है, तो आपको ये बात थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है कि हम काफी लंबे समय से लगातार इस गुफा के अंदर जाते जा रहे हैं और अब तक तो हम काफी ज्यादा अंदर आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अब तक हमने एक मॉन्स्टर को भी नहीं देखा है और न ही हमारा किसी मॉन्स्टर के साथ सामना हुआ है। और सबसे अजीब चीज, ये जगह मुझे कुछ ज्यादा ही शांत लग रही है। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ये सुनकर मोंक उसकी बातों को मजाक में उड़ाते हुए कहता है तुम तो सच में कुछ ज्यादा ही डरते हो। मॉन्स्टर तो कुछ घटिया से क्रिएचर है, हमें तो बस इतना करना है जब वो मॉन्स्टर्स हमारे सामने अपेयर हो तो हमें बस उनके सर को उनके धड़ से अलग कर देना है। मोंक ये सब कहते हुए जा ही रहा होता है कि तभी मोंक किसी चीज को महसूस करके काफी ज्यादा घबरा जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी आंखें खोल के जैसे सामने की तरफ देखता है तो अचानक से एक एरो से उसके ऊपर अटैक हो जाता है, जिस अटैक से मोंक बाल बाल बचता है। जिस अटैक को देख के टियाजी सोचता है कि क्या एक एरो का अटैक, आखिरकार अचानक से ये एरो का अटैक कहाँ से आ गया। तभी मोंक सभी लोगों से चिल्ला के कहता है कि अपने सामने देखो, हमारे ऊपर और भी काफी सारे अटैक आ रहे हैं। जिसे सुन के वो सभी लोग जैसे ही अपने सामने देखते हैं तो उन सभी लोगों के ऊपर भी एरो से काफी सारे अटैक होने लगते हैं। जिन अटैक की स्पीड सच में काफी ज्यादा होती है, उन सभी लोगों को उन एरो के अटैक को डॉज करने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। जिसे देख के टीआईजी सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब क्या बकवास है। इन सभी अटैक
अटैकों की स्पीड इतनी ज्यादा कैसे है, यहाँ तक कि मुझे भी इन सभी अटैकों को डॉज करने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। अगर मैंने यहाँ पे एक भी गलती की तो ये जो एरो का अटैक है वो मेरी बॉडी को चीरते हुए आर पार चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम ये बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं कि आखिरकार ये सभी एरो के अटैक आ कहां से रहे हैं, और साथ ही साथ इन एरो के ऊपर एनर्जी का यूज किया गया है, जिसकी वजह से इन एरो की जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और ये एनर्जी कोई साधारण एनर्जी नहीं है बल्कि काफी ज्यादा पावरफुल महसूस होती है। जिसके बाद टीआईजी सभी लोगों से कहता है कि सभी के सभी लोग जहाँ पे हैं वहीं पे रुक जाओ और हमारे सामने से जो हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं उन सभी के ऊपर ध्यान दो और उन सभी अटैकों से बचने की कोशिश करो। जिसे सुन के जो जहाँ होता है वहीं पे रुक जाता है। तभी हम देखते हैं कि उन सभी लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ी गुफा होती है, लेकिन तभी अंदर से अटैक होना रुक जाता है, जिसे देख के सभी लोग परेशान होते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार क्या हुआ, अचानक से अटैक क्यों रुक गए। तभी उन सभी लोगों में से एक बंदा कहता है कि मैंने पक्का उन सभी एरो के ऊपर इंटरनल एनर्जी को महसूस किया था, लेकिन इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है कि आखिरकार मॉन्स्टर कैसे इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम जो कोई भी हो हमारे सामने आओ। वो ऐसा जैसे ही कहता है तभी हम देखते हैं कि उस अंधेरी गुफा में से कोई धीरे धीरे करके बाहर आने लगता है, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उन सभी लोगों को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा होता है कि वो जो देख रहे हैं वो सच में कोई हकीकत है या सपना, क्योंकि उस अंधेरी गुफा के अंदर से जो बाहर निकल रहे होते हैं वो कोई मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि एक स्केलेटन की एक पूरी आर्मी होती है। और स्केलेटन आर्मी को देख के आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि आखिरकार ये किसका काम है। वहीं पे टीआईजी के साइड में खड़ा पर्सन उन सभी स्केलेटन्स की आर्मी को देखकर कहता है कि मुझसे मत कहना यही वो सभी मॉन्स्टर्स हैं जो हमारे ऊपर एरोज से अटैक कर रहे थे और साथ ही साथ अपनी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल कर पा रहे थे। उसे इतना ज्यादा डरा हुआ देख के फैटी उस बंदे के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो पर्सन कहता है क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो, तुम उन सभी मॉन्स्टर्स को देखो, उनके अंदर से निकलने वाली इंटरनल की को देखो। क्या तुमने अपनी पूरी लाइफ के अंदर ऐसे किसी मॉन्स्टर्स को देखा है जो अपनी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल कर पाते हो? मैंने तो कोई रिकॉर्ड के अंदर भी नहीं पढ़ा है कि कोई ऐसा भी मॉन्स्टर एग्जिस्ट करता था जो इनकी तरह अपनी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल कर पाता हो। मुझे तो लगता है कि ये सभी जो स्केलेटन्स है उसके अंदर साउल्स को मर्ज कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये अपनी इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जिसे सुन के एक बंदा कहता है कि इसका मतलब तो इन सभी मॉन्स्टर्स के अंदर कोई भी कमजोरी ही नहीं है, क्योंकि ये सभी तो पहले ही मारे जा चुके हैं। और साथ ही साथ उनके अंदर से निकलने वाली इंटरनल एनर्जी और उनके अटैक्स को देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये सभी मॉन्स्टर कोई कमजोर मॉन्स्टर्स हैं। उन सभी लोगों की ऐसी बातें सुनकर टीआईजी कहता है कि आखिरकार तुम सभी लोग ऐसे डरपोक वाली बातें कैसे कर सकते हो? क्या तुम सभी लोग इसके बारे में भूल चुके हो क्या कि आखिरकार हमने कितनी ज्यादा ट्रेनिंग की है और अपनी पावर को कितना ज्यादा बढ़ाया है? अगर हम सभी के सभी लोग अपनी पावर को एक साथ कंबाइन कर ले और एक साथ मिल के इन सभी मॉन्स्टर से फाइट करे तो पक्का हम इन सभी मॉन्स्टर्स को हराने में कामयाब हो सकते हैं। टीआईजी की ऐसी मोटिवेशनल बातें सुन के वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और टीआईजी के साथ मिल के वो सभी स्केलेटन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर वो स्केलेटन मॉन्स्टर भी उन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन लोगों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर हम वहीं पे थोड़ा दूर देखते हैं जहाँ पे कोई उन लोगों को देखते हुए हंसते हुए कहता है सच में ये लोग एक मूर्खों की टोली है, जैसा कि मैंने उम्मीद किया था। इन लोगों ने अपनी और कॉन्फिडेंस में आके यहाँ पे फाइट करना स्टार्ट कर दिया है। मुझे पहले से पता था कि आखिरकार यहाँ पे क्या होगा। तुम सभी लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटोगे, चाहे तुम्हारे सामने कितना भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर हो। और वैसे भी काफी लंबा समय हो गया था कि मैंने स्केलेटन्स का इस्तेमाल किया हो। जब से मैं मुरिम अलायंस के अंदर आया हूँ और एक लीडर बना हूँ, तब से मैंने अपनी नेक्रोमेंसर स्किल का तो इस्तेमाल ही नहीं किया है। मैं तो इसके बारे में लगभग भूल ही गया था। और अगर मैं सच कहूँ तो ये जो जगह है वो कोई मॉन्स्टर्स की छुपी हुई गुफा नहीं है, बल्कि एक नेचुरल प्लेस है जहाँ पे मैंने अपनी स्केलेटन सोल्जर्स को समन किया है ताकि मैं तुम सभी लोगों की ट्रेनिंग करवा सकूँ। तुम सभी लोगों को तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। जिसके बाद सनवू सोचता है कि फ्यूचर के अंदर टू सेक का जो कंपटीशन होने वाला इवेंट था वो अब नहीं होगा, लेकिन वहीं पे जो अभी करंट रियलिटी है उसके अंदर काफी सारे
सारे बदलाव आ रहे हैं फ्यूचर चेंज होने की वजह से, जिसकी वजह से ब्लड शेक का जो इन्फ्लुएंस है सफा शेक के अंदर वो भी अब धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है। और अगर सारी चीजें ऐसे ही चलती रहे तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिरकार मैं इन सभी लोगों को ताकतवर बनाने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करता हूँ। इन लोगों को जितनी जल्दी हो सके ताकतवर बनना होगा, क्योंकि फ्यूचर में कोई नहीं जानता है कि आखिरकार आगे चल के क्या होने वाला है। और वहीं पे ब्लड शेक का इरादा बिल्कुल साफ है, वो लोग सफा शेक और मुरीम अलायंस के अंदर फाइट करवाना चाहते हैं। इसलिए अगर मैं ये चाहता हूँ कि इनमें से कोई भी उस समय मारा न जाए तो मुझे ये इंश्योर करना होगा कि ये लोग इतने ज्यादा कैपेबल हो कि उस समय वॉर के दौरान अपने आप का बचाव कर पाए और फाइट कर पाए। तो चलो तुम सभी लोगों की ट्रेनिंग को थोड़ा और मुश्किल बनाया जाए। यही कहकर सनवू वहाँ पे अपनी चुटकी बजाता है, जिसके चुटकी बजाते ही हम उधर फाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पे किसी के काफी जोरों से हंसने की आवाजें आने लगती है। जो आवाज को सुन के वहाँ पे जितने भी लोग फाइट कर रहे होते हैं वो रुक जाते हैं और उस तरफ देखने लगते हैं जहाँ पे ये हंसने की आवाजें आ रही होती है। जब वो सभी लोग उस तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे गुफा के अंदर से लाल कलर की काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जिसे देख के टीआईजी कहता है कि पक्का वहाँ पे कोई ना कोई जरूर है। वहीं पे सोचो ये देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाती है और एक काफी ज्यादा जोरदार चीख मारती है, जिसकी वजह से सोचो हैरान होते हुए उसकी तरफ देखती है और उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। सोचो काफी ज्यादा घबराते हुए कहती है कि वहाँ पे देखो वहाँ पे कोई है। उसकी बातें सुनकर वो सभी लोग वहाँ पे देखने लगते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ से जहाँ से पहले लाल कलर की एनर्जी निकल रही होती है वहाँ से कोई बाहर आ रहा होता है, जिसे देखकर कोई कहता है कि आखिरकार ये किस तरह की इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर है। तभी हम उसका लुक देखते हैं जो अंदर से बाहर आ रहा होता है। यह भी एक स्केलेटन होता है, लेकिन ये कोई आम सा स्केलेटन नहीं होता है, बल्कि एक स्केलेटन किंग होता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो बाहर आते ही एक काफी ज्यादा जोरदार चीख मारता है, जिसके लुक और पावर को देख के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं आखिरकार ये किस तरह की जगह है जहाँ पे इतने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर एक एक करके बाहर निकले जा रहे हैं, वो भी ऐसे मॉन्स्टर जिन्हें हमने अपनी लाइफ के अंदर कभी नहीं देखा है। वहीं पे हम दूसरी तरफ उस स्केलेटन किंग को देखते हैं जो अपनी छड़ी को उठा के उन सभी लोगों के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। उस अटैक की पावर को महसूस कर एक बंदा काफी ज्यादा घबराते हुए सभी लोगों से कहता है कि जल्दी से इस अटैक को डॉज करो, जिसे सुन के सभी लोग जल्दी से उस अटैक को डॉज करते हैं। वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि बस उस एक अटैक की वजह से वहाँ की जमीनें भी टूटने लगती है और जमीन के ऊपर क्रैक्स आने लगते हैं। वहीं पे ये देखकर मॉन्क काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि आखिरकार ये किस तरह की इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर है। उसके बस एक ही अटैक की वजह से यहाँ पे इतनी ज्यादा तबाही मच गई, यहाँ तक कि ये पूरी गुफा कोलैप्स होने तक आ गई है। वहीं पे हम दूसरी तरफ उस स्केलेटन किंग को देखते हैं जो वहाँ पे किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। इसे देखकर मॉन्क सोचता है कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन ये बात तो पूरी तरह से कंफर्म है वो स्केलेटन जो कर रहा है अगर वो उसके अंदर करने में कामयाब हो गया तो ये जो गुफा है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हम में से यहाँ से कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा, सभी के सभी यहीं पे मारे जाएंगे। वहीं पे वो स्केलेटन किंग वहाँ पे किसी तरह के स्पेल को पढ़ने लगता है और फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। ये देखकर टीआईजी और वो व्हाइट कपड़े वाला बंदा काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं ताकि वो उसके स्पेल को कंप्लीट होने से पहले उसके ऊपर अटैक कर उसे रोक पाए। वहीं पे वो व्हाइट कपड़े वाला बंदा टीआईजी से कहता है कि उस स्केलेटन के अंदर से जो पावर निकल रही है वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसकी पावर की वजह से मैं पीछे की तरफ धकला जा रहा हूँ, तो तुम इस मॉन्स्टर से बच के रहना। जिसे सुन के टीआईजी कहता है कि हाँ मैं भी इस पावर को फील कर पा रहा हूँ, लेकिन हमें किसी भी कीमत पे इस मॉन्स्टर को रोकना ही होगा इससे पहले कि ये अपने अटैक को कंप्लीट कर दे। वहीं पे जैसे ही वो दोनों उस स्केलेटन मॉन्स्टर के करीब पहुंचते हैं तो वो स्केलेटन मॉन्स्टर एक और स्पेल को पढ़ता है, जिस स्पेल की वजह से उस स्केलेटन मॉन्स्टर के डंडे के अंदर से काफी सारे हैंड्स बाहर निकलते हैं, जिन सभी हाथों को वो स्केलेटन मॉन्स्टर उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देते हैं। वहीं पे वो हाथ उस व्हाइट कपड़े वाले बंदे के काफी ज्यादा करीब पहुंच गया होता है और उस व्हाइट कपड़े वाले बंदे के ऊपर जैसे ही अटैक करने वाला होता है वैसे ही ये देख कर टीआईजी तेजी से चिल्लाते हुए
उसे कहता है, हे आखिरकार तुम वहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से कुछ करो और उस अटैक को डॉज करो। ये सुनकर वो बंदा जल्दी से अपने होश के अंदर आता है और अपनी स्वॉर्ड को जल्दी से उस अटैक के सामने ला देता है, जिसकी वजह से वो अटैक उसे लगने से पहले ही उस स्वॉर्ड की वजह से ब्लॉक हो जाती है और इसी मौके का फायदा उठाते ही वो दोनों वहाँ से दूर हट जाते हैं, जिसकी वजह से वो सभी हाथों का अटैक सीधे जाके जमीन से टकराता है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। और जहाँ जहाँ वो अटैक हुआ होता है वहाँ की जमीनें भी बहुत ही बुरी तरह से मेल्ट होने लगती है, जिसे देखकर वो व्हाइट कपड़े वाला बंदा अपनी स्वॉर्ड की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी स्वॉर्ड भी मेल्ट हो चुकी है। ये देखकर उसे पता चलता है कि उस अटैक के अंदर पॉइजन था, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड भी मेल्ट हो चुकी है। जो पता चलता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो सोचता है कि अगर ये अटैक मुझे लग गया होता तो पक्का मैं इस अटैक की वजह से मारा जाता। वहीं पे वो स्केलेटन किंग उन लोगों को ऐसे बेबस और लाचार देख के काफी जोरों से हंसने लगता है, जिसे देख के टीआईजी और वो बंदा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कोई प्लान बनाते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं और अपने सबसे पावरफुल अटैक को प्रिपेयर करने लगते हैं, जिसमें से टीआईजी के अटैक का नाम होता है स्वॉर्ड कंट्रोलिंग और उस बंदे के अटैक का नाम होता है ओशन स्वॉर्ड। जिसके बाद वो दोनों ही अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को उस स्केलेटन किंग के ऊपर करते हैं, जो अटैक उस स्केलेटन किंग के काफी ज्यादा करीब पहुंच गया होता है, जिसे देख के वो बंदा और टीआईजी सोचते हैं कि हम इसके गले के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं, अगर हमारा अटैक इसके ऊपर लग जाता है तो पक्का ये सारी चीजें यहीं पे खत्म हो जाएगी और हमारी विक्ट्री पूरी तरह से सक्सेस हो जाएगी। लेकिन उन लोग की उम्मीद बहुत ही जल्दी टूट जाती है, क्योंकि जैसे ही उन दोनों का अटैक स्केलेटन किंग के ऊपर लगने वाला होता है, स्केलेटन किंग के पूरी बॉडी के ऊपर एक बैरियर एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से टीआईजी और उस बंदे का अटैक पूरी तरह से उस बैरियर से नाकाम हो जाता है, जिसे देखने के बाद उस व्हाइट कपड़े वाले बंदे को अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा होता है, क्योंकि कुछ देर पहले तक ही वो सोच रहा था कि वो जीतने वाला है, लेकिन अचानक से उसकी उम्मीद पूरी तरह से टूट गई। बस उसी की उम्मीद नहीं बल्कि वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उन सभी लोगों को बिल्कुल भी नहीं लगा था कि टीआईजी और उस बंदे का जो कॉम्बो अटैक है वो स्केलेटन इतनी ज्यादा आसानी से रोक लेगा, क्योंकि टीआईजी और उस बंदे का जो कॉम्बो अटैक था वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन इसके बावजूद उस स्केलेटन ने बड़ी आसानी से उन दोनों के अटैक को ब्लॉक कर लिया बिना किसी खरोच के। और यही वो पॉइंट है जहाँ पे सभी लोगों को ये बात पता चल चुकी है कि उस स्केलेटन ने उन सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया है और अब उन लोगों के जीतने का कोई भी चांस नहीं है, जिसकी वजह से फैटी सभी लोगों को चिल्ला के कहता है कि जल्दी से हमें यहाँ से भाग चलना चाहिए। लेकिन अब तक काफी ज्यादा देर हो चुका होता है, क्योंकि वो स्केलेटन किंग पूरी जगह से काफी ज्यादा एनर्जी को गैदर करने लगता है और वहाँ पे अपने एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगता है, जिसे देख के मॉन्क सभी लोगों को काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है अब काफी ज्यादा लेट हो चुका है, अब हमारे बचने का कोई भी चांस नहीं है। मॉन्क के बस इतना कहने के साथ ही वो जगह बहुत ही बुरी तरह से कांपने लगती है, जिसके बाद वो स्केलेटन किंग अपना अटैक उन सभी लोगों के ऊपर कर देता है और यहीं पे हमारा स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैकआउट हो जाता है। जिसके कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे वो स्केलेटन किंग अपनी पूरी आर्मी के साथ खड़ा होता है और वहीं पे सनवू हंसते हुए आ रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरे साथ ही अभी भी तुम्हें काफी लंबा सफर तय करना है। भले ही तुम सभी लोगों ने सोचा कि तुम सभी लोग एक साथ मिल के फाइट करोगे, लेकिन अभी भी ये सारी चीजें काफी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे वो घबराए हुए चेहरे ये पूरी तरह से जाहिर कर रहे थे कि तुम अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो और ना ही तुम में से किसी के पास भी कोई भी टीम वर्क नाम की कोई चीज थी। तुम में से हर एक कोई अलग अलग काम कर रहा था और ना ही तुम्हारे पास कोई बैटल की प्लानिंग थी। और यही सारी चीजें हैं जो बैटल के अंदर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बनता है, तो तुम्हें सबसे पहले इन सभी चीजों के ऊपर काम करना होगा। मेरा मतलब है कि मैं वो सारे सबसे मुश्किल रास्ते अपनाऊंगा जिससे जितनी जल्दी हो सके मैं तुम लोगों को ताकतवर बना सकूं, क्योंकि आने वाले फ्यूचर के अंदर हमारे सामने जितने भी खतरे आने वाले हैं उसके लिए तुम सभी लोगों को पूरी तरह से तैयार होना होगा और इसके लिए तुम सभी लोगों को अपनी लिमिट्स को जानना होगा और अपनी लिमिट्स को तोड़ना होगा। तो चलो जल्दी से इस ट्रायल को कंप्लीट करो। और सनवू के ये कहने से हमें पता चलता है कि अभी तक वो सभी लोगों का ट्रायल खत्म नहीं हुआ है, बल्कि असली ट्रायल तो
अब स्टार्ट हुआ है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होके हमें एक दूसरे स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो व्हाइट कपड़े वाला बंदा लेटा हुआ होता है। लेकिन तभी अचानक से उसे होश आ जाता है, जिसके बाद वो उठकर बैठते हुए अपने चारों तरफ देखने लगता है और अपने चारों तरफ देखते हुए कहता है, आखिरकार अभी मैं हूँ कहाँ पे, ये कौन सी जगह है और मेरे सभी साथी कहाँ पे गए। तभी उसे कुछ रियलाइज होता है, जिसके बाद वो सोचता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्या सच में मैं ही यहाँ पे अकेला जिंदा बचा हूँ? क्या यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे अलावा जिंदा बचा हो? यही सब सोचकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा निराश होते हुए कहता है कि जब हमारे सामने वहाँ पे इतना बड़ा खतरा आया था और उस स्केलेटन किंग ने मेरे ऊपर अटैक किया था, तब मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि मैं अपनी बॉडी तक को मूव नहीं कर पा रहा था और मैं अपने इसी कायरपन की वजह से मैंने अपने सभी कॉमरेड्स को मरवा दिया, क्योंकि मैं ही उन सभी लोगों का लीडर था और मेरे ऊपर ही उन सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उन सभी लोगों को हिम्मत दूं और एक अच्छा ऑर्डर दूं ताकि वो सभी लोग मिलके उस मॉन्स्टर से फाइट कर पाए। लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं बस वहाँ पे डर के मारे एक जगह खड़ा रह गया। जिसके बाद वो सनवू की एक बात को याद करने लगता है, जहाँ पे सनवू ने उससे कहा था कि तुम सभी लोग मिलके एक दूसरे की कमजोरी और ताकत को जानो, ताकि आगे चल के फ्यूचर में कभी भी तुम सभी लोगों को एक साथ मिल के फाइट करनी पड़े तो तुम सभी लोग एक साथ टीम वर्क करके फाइट कर सको। ये याद कर वो सोच रहा होता है कि लीडर ने हमसे जो कहा था वो बिल्कुल सच कहा था। अगर उस समय हम लोगों ने एक दूसरे की कमजोरी और ताकत के बारे में जान लिया होता तो आज मैं अकेला यहाँ पे जिंदा नहीं होता, बल्कि मेरे सभी साथी भी यहाँ पे जिंदा होते। इन सभी चीजों में मेरी गलती है, बस मेरी ही लापरवाही की वजह से मेरे सभी साथी सभी के सभी यहाँ पे मारे गए। वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे से कोई कहता है कि क्या एक बार फिर से सब कुछ खोने के बाद आपको पछतावा हो रहा है? ये सुनकर और इस आवाज को सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने इस आवाज को पहले भी सुना होता है। जिसकी वजह से वो काफी चौंकते हुए पीछे की तरफ मुड़ता है तो वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि पीछे कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई होता है। वहीं पे उसका छोटा भाई उससे कहता है कि बड़े भाई, क्या तुमने मुझे पहचाना? ये सुनकर वो व्हाइट कपड़े वाला बंदा काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? तुम यहाँ पे कैसे हो? वहीं पे उसका छोटा भाई कहता है कि नेमजोंग फैमिली के सबसे छोटे सदस्य के रूप में हमेशा मुझे धुतकारा गया है और मुझे एक कोने के अंदर दबाया गया है, लेकिन इसके बावजूद मेरे बड़े भाई तुमने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझसे प्यार किया और मैंने भी अपने आखिरी समय तक तुम्हें अपना बड़ा भाई माना है। लेकिन आखिरी समय में तुमने भी क्लैन के प्रेशर की वजह से मेरा साथ छोड़ दिया और मुझे अकेला छोड़ दिया, जिसकी वजह से मैं नशे और ड्रग्स के अंदर डूब गया और मेरा अंत काफी ज्यादा दर्दनाक हुआ। जिसे सुन के वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे उसका छोटा भाई कहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम सारी चीजों को चेंज करो और तुम अपने साथियों को बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ो और फिर से किसी को भी मेरे जैसा मत होने दो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से आगे बढ़ो और बाहर निकलो। यही कहते हुए उसका छोटा भाई वहाँ से गायब हो जाता है। उसके गायब होते ही वहाँ पे एक स्केलेटन आ जाता है जो अपनी स्वॉर्ड को उस व्हाइट कपड़े वाले बंदे की तरफ कर देता है और उसे फाइट के लिए चुनौती देने लगता है। जिसे देख के वो व्हाइट कपड़े वाला बंदा सोचता है कि ये साफ साफ क्लियर है कि अगर मैं स्केलेटन से फाइट करता हूँ तो पक्का मैं इस फाइट को हार जाऊंगा, क्योंकि मेरी जो स्वॉर्ड है वो भी बहुत ही बुरी तरह से टूट चुकी है और मेरे अंदर भी अभी इतनी ज्यादा पावर नहीं बची है। लेकिन इसके बावजूद मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा, क्योंकि मैं फिर से अपने दोस्तों को दोबारा नहीं खोना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार पहले भी मेरी गलती की वजह से मैंने अपने भाई को खो दिया है और वो जो फीलिंग है मैं उसे फिर से दोबारा फील नहीं करना चाहता हूँ। चाहे इसके बदले मैं यहाँ पे अपनी लाइफ को ही क्यों नहीं खो देता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पे लड़ूंगा, अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा। यही कहकर वो व्हाइट कपड़े वाला बंदा अपनी टूटी स्वॉर्ड को ही आगे करते हुए उसके अंदर अपनी काफी ज्यादा पावर को इंजेक्ट करने लगता है और जोर से चिल्लाकर उस स्केलेटन से कहता है कि चलो आ जाओ, देखते हैं कि आखिरकार तुम्हारे अंदर ज्यादा पावर है या मेरे अंदर हिम्मत बची हुई है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई फाइट करते हुए सोच रहा होता है आखिरकार ये इतना ज्यादा अजीब क्यों है। कुछ समय पहले तक तो मैं अपनी पूरी स्क्वाड के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन अचानक से मैं इस जगह पे आ गया और पूरी तरह से अकेला हो गया। और बस इतना ही नहीं, जब मेरी आंख खुली तो ये मॉन्स्टर अचानक से मेरे सामने आ गया
किया और उसके बाद ये लगातार मेरे ऊपर अटैक करने लगा। और ये मॉन्स्टर बाहर के मॉन्स्टर से काफी ज्यादा पावरफुल और अलग है। मैं इसके अटैक को बड़ी मुश्किल से रोक पा रहा हूँ। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार मेरे ग्रुप के सभी लोग गए कहाँ पे। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि वो सभी के सभी सेफ रहे। यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होके हमें सोसो को दिखाया जाता है, जहाँ पे सोसो काफी ज्यादा डरी हुई होती है और वो भी एक स्केलेटन के साथ फाइट कर रही होती है। और वो भी काफी ज्यादा मुश्किल से उस स्केलेटन के साथ फाइट कर पा रही होती है और बार बार उस स्केलेटन को अपने से दूर रहने के लिए कह रही होती है। और वहीं पे सनवू बाहर से खड़ा होकर उन सभी लोगों के ऊपर नजर रख रहा होता है और सोच रहा होता है वोंग अगर थोड़ा सा और ज्यादा कंसंट्रेट करेगा तो उसके जो स्किल है वो और भी ज्यादा इम्प्रूव हो सकते हैं और वो और भी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। लेकिन सिर्फ ताकत ही मायने नहीं रखता है, बल्कि हमें ये भी जानना आना चाहिए कि आखिरकार हमारे अपोनेंट की कमजोरी और ताकत क्या है। अगर एक बार हमने ये जान लिया कि आखिरकार हमारे अपोनेंट की ताकत या कमजोरी क्या है, उसके बाद हम उसका फायदा उठा के अपने अपोनेंट्स को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। हालांकि वो सभी के सभी लोग अभी भी काफी ज्यादा अच्छी तरह से उन स्केलेटन से फाइट कर पा रहे हैं और उन स्केलेटन का सामना कर पा रहे हैं। क्या ये उनकी उस कड़ी ट्रेनिंग का असर है जो मैंने उन सभी लोगों से करवाया था? अगर ऐसा है तो सच में ये काफी ज्यादा अच्छा है। और ये सभी लोग जितना ज्यादा लाइफ एंड डेथ के सिचुएशन से गुजरेंगे इनके लिए काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इनके अंदर जो छुपी हुई पोटेंशियल है वो जिंदगी और मौत के सिचुएशन में ही बाहर आएगी। और अगर वो एक बार जाग गई तो इन लोगों की ताकत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। सनवू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो किसी चीज को महसूस करता है, जिसे महसूस कर कर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो कहता है कि क्या तुम सच में यहाँ पे अपनी असली पहचान को रिवील करने की कोशिश कर रहे हो? इसके बारे में मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था। अगर मैं तुम सभी लोगों को सेपरेट करके अलग अलग स्पेस के अंदर डाल देता हूँ तो तुम सभी लोगों के बारे में पता लगाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, तुमने अपनी असली पहचान को रिवील करना चालू कर दिया है। तो चलो ये देखते हैं कि फैटी आखिरकार तुम्हारी असली पहचान है क्या। तभी हमारा सीन शिफ्ट होके हमें फैटी को दिखाया जाता है, जो अपने अंदर से अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है, जो एनर्जी पूरी तरह से ब्लैक कलर की होती है। वहीं पे ये देखकर सनवू कहता है कि आखिरी में ये तुम निकले हुआ डोंग। तभी हमें हुआ बो डोंग के बारे में बताया जाता है कि हुआ बोग डोंग सबसे बड़ा बेटा है हुआ बोंग सेगा का, और वो कुलुन क्लैन के हुआंग सेक से आता है, जो कि 7 महान बड़ी फैमिली में से एक है। और वो 7 महान बड़ी फैमिली में से एक का बेटा है और उसे सबसे ज्यादा खाना पसंद है। वो काफी ज्यादा खाता है। लोग भले ही उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा हंसता रहता है और अपने चेहरे के ऊपर एक स्माइल रखता है। और अपने इसी अच्छे बिहेवियर की वजह से लोग उसे जानते हैं और वो हमेशा से ऐसा ही था। वहीं पे हम दूसरी तरफ फैटी को देखते हैं, जो कि पहले से अब काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था, लेकिन साथ ही साथ वो अब पहले से काफी ज्यादा इविल भी हो गया है, जिसकी वजह से वो अपने सामने वाले अपोनेंट को काफी बुरी तरह से मार रहा होता है। जिसे देखकर सनवू कहता है कि जिस तरह वो अपने सामने वाले अपोनेंट को इतनी बुरी तरह से मार रहा है, जो कि एक पीक वर्ल्ड का मार्शल आर्टिस्ट है, ये देखकर लगता है कि फैटी ने अपनी ताकत को काफी ज्यादा अच्छी तरह से हाइड करके रखा था, यहाँ तक कि उसे मैं तक नहीं देख पाया। भले ही वो जिसे फाइट कर रहा है वो एक स्केलेटन है, लेकिन वो भी इतना ज्यादा कमजोर नहीं है कि वो इतनी आसानी से हार जाए। लेकिन इसके बावजूद फैटी उसे काफी ज्यादा अच्छी तरह से फाइट कर रहा है और उसे लगातार पीछे की तरफ धकेला जा रहा है। फिर सनवू स्माइल करते हुए कहता है कि फैटी, जबकि तुम अपनी इतनी ज्यादा ताकत लगा रहे हो तो चलो मैं इस चीज को थोड़ा और सीरियस बनाता हूँ। जिसके बाद दूसरी तरफ हम उस स्केलेटन को देखते हैं, जिसके अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है और उसके अंदर से काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट में गोल्डन की रिलीज हो रही होती है। जिसे देखकर फैटी भी हंसते हुए कहता है कि चलो, जबकि तुम भी इतना ज्यादा सीरियस हो रहे हो और अपनी पावर को इतना ज्यादा इंक्रीज कर रहे हो, तो चलो मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार एक असली पावर होती क्या है। यही कहते हुए फैटी भी अपनी पावर को काफी ज्यादा रिलीज करने लगता है और फिर उसके बाद उस स्केलेटन से कहता है कि चलो आ जाओ, देखते हैं कि आखिरकार किसके अंदर कितनी ज्यादा पावर है। यही कहकर फैटी उस स्केलेटन के ऊपर एक अटैक करता है, जिस अटैक को वो स्केलेटन नीचे झुककर डॉज कर लेता है और उसके बाद काफी ज्यादा स्पीड में फैटी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और फैटी के पास पहुंचकर उसके ऊपर
अटैक करने वाला होता है, जिसे देखते हुए सनवू सोच रहा होता है कि हुआ बोलडोंग और बेन स्यूजोंग इन दोनों के ऊपर ही ब्लड शेक के मेंबर होने का संदेह था। लेकिन जब दूसरे फ्यूचर के अंदर ब्लड शेक और बाकी सभी फैक्शन की लड़ाई हुई थी, उस समय जितने भी फैक्शन ब्लड शेक के साथ थे उन्होंने अपने आप को बाहर लाया और ब्लड शेक के साथ मिलकर सभी फैक्शन के साथ फाइट करने लगे। और उस समय के दौरान काफी सारे फैक्शन जो ब्लड शेक के साथ मिलकर फाइट कर रहे थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। लेकिन उस समय फाइनल बैटल के दौरान भी हुआ बोडोंग और सोजियोन ने अपने आप को किसी के सामने नहीं लाया, जिसकी वजह से सभी लोगों को इनके फैमिली के ऊपर और इन सभी के बच्चों के ऊपर सभी लोगों को शक होने लगा था कि कहीं ये लोग ब्लड शेक के साथ तो नहीं मिले हैं ना। और बस इतना ही नहीं बल्कि फाइनल बैटल के दौरान कभी भी हुआ बोडोंग ने अपनी इतनी ज्यादा पावर को रिवील नहीं किया। क्या ये सभी चीजों को जानबूझ के किया गया था या इसका कोई और रीजन है? अगर मुझे इसकी असली हकीकत को जानना है तो मुझे सबसे पहले इसे पास से देखना होगा। लेकिन आइए सबसे पहले इस कचरे से निपटा जाए। जिसके बाद हम दूसरी तरफ हुआंग को और उस स्केलेटन के बैटल को देखते हैं, जहाँ पे उन दोनों ने ही अपने हाथों के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा कर लिया होता है। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर फुल और फाइनल अटैक करते हैं, जो कि इनका सबसे पावरफुल अटैक होता है। तभी हम उस स्केलेटन के पंच की तरफ देखते हैं, जो कि जैसे ही हुआंग को लगने वाला होता है उससे पहले ही उसके अंदर से एनर्जी गायब होने लगती है और हुआंग के पास पहुंचते पहुंचते उसके हाथों से उसकी एनर्जी पूरी तरह से गायब हो जाती है। और हुआंग का जो पंच होता है वो उस स्केलेटन के मुंह पे सीधा जाके लगता है, जिसकी वजह से उस स्केलेटन का जो मुंह है वो बिल्कुल टुकड़ों में बढ़ जाता है और काफी दूर फेंका जाता है। जिसके बाद हुआंग उस स्केलेटन को देखते हुए कहता है कि तुम घमंडी स्केलेटन कहीं के, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम्हारे जैसा कोई कचरा मुझे हरा सकता है? अरे यार ये सच में काफी ज्यादा बेकार है। मैंने काफी ज्यादा कोशिश की कि मैं अपनी डिमोनिक पावर को यहाँ पे बिल्कुल भी शो न करूँ ताकि किसी को भी पता न चले कि मेरे पास डिमोनिक पावर है, लेकिन मैं इसको छुपाने में नाकामयाब रहा। सच में ये कितना ज्यादा थका देने वाला था। हुआंग ये सब कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है, जिसके बाद जल्दी से वो अपने दिल के ऊपर हाथ रख लेता है और उसके बाद थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है? मेरे दिल के अंदर आखिरकार इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है? क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल काफी लंबे समय बाद किया? मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई मेरे दिल के ऊपर कब्जा कर रहा हो। लेकिन सबसे पहले तो मुझे जितनी जल्दी हो सके इस गुफा से बाहर निकलना होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरी मैजिक पावर के बारे में डिस्कवर कर ले। यही कहकर हुआंग वहाँ से उस गुफा से बाहर चला जाता है। जिसके बाद हम दूसरी तरफ सनवू का सीन देखते हैं, जिसके पास सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पे सिस्टम उसे बताता है किसी ने आपके बुलाए हुए समन को मार दिया है, जिसकी वजह से कर्ज स्किल उसके ऊपर एक्टिवेट हो रहा है। और ये कर्ज स्किल बिना किसी वार्निंग के जिस पर्सन ने भी आपके बुलाए हुए समन को मारा है उसके ऊपर एक्टिवेट हो जाएगा। तभी सिस्टम की तरफ से सनवू के पास एक और नोटिफिकेशन आती है, जहां सिस्टम सनवू को बताता है कि हुआ बोडोंग जिसने आपके बुलाए गए समन को मारा है उसके ऊपर कर्ज लग चुका है और उसका जो दिल है वो कर्ज के द्वारा बांध दिया गया है और उसके बाद उसकी जो लाइफ है अब उसकी हो चुकी है। अगर सनवू अपनी कर्ज स्किल का इस्तेमाल हुआ बोडोंग के ऊपर एक और बार करता है तो हुआ बोडोंग का जो दिल है वो फट जाएगा। जिसे देखकर सनवू कहता है कि हुआ बोडोंग अभी के लिए फिलहाल के लिए मैं तो तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जिस समय तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल मेरे खिलाफ किया उसी समय मैं तुम्हारे दिल को खत्म कर दूंगा और बस तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे साइड जितने भी लोग होंगे उन सभी लोगों को मारना होगा। सनवू ये कह ही रहा होता है कि तभी सनवू के पास सिस्टम की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आती है, जिसे देखकर सनवू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उस चीज को देखते हुए कहता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। लेकिन हमें उसके बारे में पता चलता उससे पहले ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कहीं और पे एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो बता रहा होता है कि जब तक इस दुनिया के अंदर दुर्लभ और नायाब चीजें एग्जिस्ट करती रहेंगी तब तक इस मार्शल आर्ट की हिस्ट्री के अंदर अनगिनत मार्शल आर्ट के पाथ आते रहेंगे और अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट आते रहेंगे, लेकिन इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी नहीं होगा जो सबसे बड़े चोर के टाइटल को होल्ड करेगा। यहाँ तक कि 4 महान हेवनली रूलर्स तक नहीं, मुझे छोड़कर मेरे पास दुनिया के सबसे बड़े चोर का खिताब है और मेरा नाम हान हुआन हो है और मैं एक सीक्रेट सेक्ट के साथ बिलोंग करता हूँ जहाँ के रूल काफी ज्यादा सिंपल है। वहाँ पे काफी ज्यादा यूनिक और खास टेक्निक को सिखाया जाता है और वहाँ के जो लीडर होते हैं
वो एक काफी ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट होते हैं और उन्हें सबसे बड़े थीफ के किताब को दिया जाता है, क्योंकि रीजन बहुत सिंपल है। मार्शल आर्टिस्ट जो होते हैं उनके पास काफी ज्यादा इंक्रेडिबल अचीवमेंट्स होते हैं और उनके पास काफी लंबे समय की ट्रेनिंग होती है और वो काफी लंबे समय तक रूल कर सकते हैं। तभी वो बंदा अपने ग्रैंडपा की बातों को याद करता है, जहाँ पे उसके ग्रैंडपा उससे कह रहे होते हैं कि बेटा मैं तुमसे ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, तुम सबसे मोस्ट टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट हो। तुम अपनी अचीवमेंट के दम पे अपने सामने आने वाली किसी भी मुसीबत को बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। अपने ग्रैंडपा की इन बातों को याद करते हुए वो बंदा सोच रहा होता है कि ग्रैंडपा क्या आप मुझे देख सकते हैं? मैं इस जगह पे इसलिए आया हूँ क्योंकि ग्रैंडपा आप इस जगह को चेक करना चाहते थे और आपके बदले मैं इस जगह को चेक करूंगा। मैं मुरिम वर्ल्ड का वो स्काई बनूंगा जिसे कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। जिसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं, वो बंदा उसी टावर के अंदर होता है जिसके अंदर लिहान कुछ समय पहले गया हुआ होता है और उसके अंदर उसे काफी सारे मार्शल आर्ट की बुक दिखी होती है। जिसके बाद वो बंदा अपने सामने के नजारे को देखकर हंसते हुए कहता है कि अब मेरे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मेरे सामने एक बहुत ही बड़ा रास्ता है, जिस रास्ते का फायदा उठा के मुझे इसी रास्ते के ऊपर आगे बढ़ना है और एक सबसे बड़ा चोर बनना है। यही कहकर वो बंदा जैसे ही अपना एक कदम आगे बढ़ाता है तो उसके पैरों के नीचे कोई चीज एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देखकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो चौंकते हुए कहता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। अगर आप सभी लोगों को याद ना हो तो मैं आप सभी लोगों को याद दिला दूं, ये वही ट्रैप है जो सनवू यहाँ से जाने से पहले रख के गया था। तभी हम उस बंदे को देखते हैं जिसे वहाँ पे जितनी भी पर्पल कलर की एनर्जी होती है उसे पूरी तरह से घेर रखी होती है, उसे बिल्कुल भी नहीं हिलने दे रही होती है, जिसे देखकर वो बंदा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो परेशान होते हुए कहता है कि आखिरकार ये क्या बकवास है, मेरी बॉडी पूरी तरह से सुन पड़ चुकी है और मैं अपनी पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही अपनी बॉडी को 1 इंच भी हिला नहीं पा रहा हूँ। आखिरकार ये किस तरह की एनर्जी है। जिसके बाद आगे वो बंदा कुछ कह पाता कुछ कर पाता उससे पहले ही वो ब्लैक कलर की एनर्जी उसे पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लेती है और उसे उस जगह से टेलीपोर्ट कर कहीं और ही ले आती है, जिस जगह के ऊपर हम एक मसाल जलते हुए देख पाते हैं। तो यहीं पे कहीं पे हुआंग को बांध के रखा गया होता है और उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया होता है। उसकी हालत सच में काफी ज्यादा खराब होती है। वहीं पे हुआंग कह रहा होता है कि मुझे मार डालो लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। और वहीं पे हम कुछ लोगों को देख पाते हैं जिनके हाथ में हथियार होता है और उन्होंने ही हुआंग को काफी ज्यादा मारा हुआ होता है, जिनसे हुआंग कहता है कि चलो मुझे मार डालो, आखिरकार तुम सभी लोग किसका इंतजार कर रहे हो। हुआंग ये सब कह ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि एक अटैक हुआंग की तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है, जो अटैक सीधे जाके हुआंग को लगता है और ये पानी का अटैक होता है। तो हुआंग को ये पानी चारों तरफ से घेर लेती है और हुआंग इसके अंदर डूबने लगता है और हुआंग उस जगह से टेलीपोर्ट होकर फिर कहीं और जाने लगता है। जिसके बाद हम हुआंग को उसी गुफा के अंदर देखते हैं जहाँ पे सनवू होता है। वहाँ पे टेलीपोर्ट होने के बाद हुआंग काफी ज्यादा हैरान होता है। वो हैरान होते हुए कह रहा होता है आखिरकार ये सब क्या था, मैंने जो देखा आखिरकार वो क्या था और मैं भी हूँ कहाँ पे और मैं जिंदा कैसे हूँ। जहाँ तक मुझे याद है मुझे पकड़ लिया गया था और मुझे बंदी बना के मुझे काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था। मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया था कि मैं बिल्कुल मरने के कगार पे आ गया था। तो आखिरकार मैं यहाँ पे कैसे आ गया। तभी उसे पीछे से आवाज आती है आखिरकार तुम्हारा सपना कैसा था। जो सुनकर हुआंग पीछे मुड़ते हुए कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो, जल्दी से सामने आओ। जिसके बाद वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अभी भी मैं अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। वहीं पे सनवू हुआंग की बातें सुनने के बाद अंदर से बाहर की तरफ आता है, जिसे देखकर हुआंग काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है ये तो तुम हो ना यून क्लैन के लीडर यून सनवू। जो सुनकर सनवू कहता है कि क्या बात है, तुम मेरे बारे में पहले से ही जानते हो, तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा हान हुआंग। सनवू के मुंह से अपने नाम को सुनकर हुआंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो हैरान होते हुए सनवू से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें मेरे नाम के बारे में कैसे पता। ये कहकर वो सोचता है कि मेरे मास्टर के अलावा मेरे नाम के बारे में किसी को भी नहीं पता, तो आखिरकार इस इंसान को मेरे नाम के बारे में कैसे पता चला। वहीं पे सनवू अपने पास से कुछ निकालते हुए कहता है कि अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये काफी ज्यादा मुश्किल होता है एक पेयर को ढूंढना। ये जो वर्म कीड़े हैं वो रेन फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं, जहाँ पे पावरफुल से पावरफुल इंसान भी जाने से पहले 2 बार सोचता है। जहाँ तक मैंने सुना है इस मेल कीड़े और फीमेल कीड़ों के बीच का प्यार काफी ज्यादा गहरा होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी मरता है तो दूसरा भी मारा जाता है। क्या मैं बिल्कुल सच हूँ। वहीं पे ये सब सुनने के बाद हुआंग काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। वो शौक होते हुए कहता है ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, तुम्हें इस बारे में कैसे। लेकिन वो अपनी बात को आगे पूरी खत्म कर पाता उससे पहले ही सनवू उससे कहता है
कि मुझे लगता है कि तुम्हें पहले से ही इसके बारे में मालूम है। जिसके बाद सनवू अपने हाथ के अंदर फीमेल वॉर्म को दिखाते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि मेल वॉर्म जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और वो ह्यूमन बॉडी से एनर्जी बड़े आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे जो बाहर फीमेल वॉर्म है वो बाहर ही मारी जाए तो तुम्हें पता है ना इसके बाद क्या होगा। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मेल वॉर्म है वो भी मारा जाएगा, लेकिन उससे पहले वो काफी ज्यादा पॉइजनस गैस को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से वो मेल वॉर्म जिस भी ह्यूमन बॉडी के अंदर है वो भी उसके साथ ही मारा जाएगा। ये सब सुनने के बाद हुआंग काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो जो मेल वॉर्म है वो हुआंग की बॉडी के अंदर ही है। जिसके बाद हुआंग लिहान से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। ये सुनकर सनवू उस फीमेल वॉर्म को एक जार के अंदर रखते हुए सोच रहा होता है कि फाइनली मैं इसे कैप्चर करने में कामयाब रहा। जिसके बाद सनवू हुआंग से कहता है कि तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी इस बारे में नहीं जानता है कि टावर के अंदर घुसपैठ हुई थी, जिसकी वजह से मैं तुमसे दो चीजें चाहता हूँ। जो सुनकर हुआंग लियान से पूछता है कि आखिरकार वो दो चीजें कौन सी है। जो सुनकर सनवू अपनी पहली चीज बताता है कि आखिरकार उसे क्या चाहिए। सनवू कहता है कि उसे उसकी मार्शल आर्ट चाहिए जो उसके पास है। जो सुनकर हुआंग चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें हेवनली मार्शल आर्ट चाहिए तो तुम इसके बारे में भूल जाओ। हेवनली मार्शल आर्ट लाइफ ब्लड है मार्शल आर्ट की, अगर तुम्हें वो चाहिए तो इससे अच्छा तुम मुझे मार ही डालो। ये सुनकर सनवू बहुत ही कैजुअल तरीके से कहता है कि आखिरकार तुम किसके बारे में बकवास कर रहे हो, मुझे वो बेकार सी मार्शल आर्ट की बुक बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे तो वो सीक्रेट एबिलिटी चाहिए जिसकी मदद से मैं अंडरग्राउंड में स्विमिंग कर पाऊंगा। तो जल्दी से जल्दी मुझे वो टेक्निक दे दो। ये सुनकर तो हुआंग के पूरी तरह से मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं, क्योंकि उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि सनवू उससे ये मांगेगा। फिर वो उसके बाद सनवू को वो टेक्निक निकाल के दे देता है। जो मिलता है सनवू के पास सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, जहाँ सिस्टम उसे बताता है सनवू ने सीक्रेट अर्थ टेक्निक को एक्वायर कर लिया है। फिर सिस्टम सनवू से पूछता है कि क्या वो इस टेक्निक को सीखना चाहता है, जो कि SS रैंक प्लस की स्किल है। वहीं पे हुआंग सनवू से कहता है कि ये सच में काफी ज्यादा चौंका देने वाला है कि तुम्हें बस मुझसे यही स्किल चाहिए। वहीं पे सनवू उसे देखते हुए सोच रहा होता है कि ये पूरी तरह से नॉनसेंस है। जब मेरे दूसरे फ्यूचर के अंदर जब मैं ब्लड सेक के साथ था तब इस बंदे ने एंटी ब्लड फोर्स को ज्वाइन कर लिया था, जहाँ पे इस बंदे ने काफी ज्यादा अहम रोल अदा किया था। मैं काफी ज्यादा नर्वस था क्योंकि उस समय इस बंदे को दुनिया का सबसे बड़ा चोर कहा जाता था, लेकिन मुझे ये बात पता नहीं थी कि ये बस एक छोटा सा बच्चा निकलेगा। उस समय के दौरान ये लड़का ब्लड सेक के हाथों पकड़ा गया। उसके बाद ब्लड सेक ने इसे बहुत ही बेरहमी से मारा, इसकी बॉडी के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े करके इसे मारे। वहीं पे हुआंग सनवू से कहता है कि प्लीज जल्दी से मुझे अपनी दूसरी कंडीशन बताओ। सनवू उसे बताता है कि मैंने इस टेक्निक को देखा, ये टेक्निक जेन्युइन है, तो चलो मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ और तुमसे अपनी दूसरी कंडीशन बोलता हूँ। मेरी दूसरी कंडीशन ये है कि तुम्हें 3 सालों तक मेरा साथ देना होगा और मेरी ऑर्डर को सुनना होगा, और ये एक काफी ज्यादा अच्छा सौदा होगा। मैं तुमसे कोई अनरीजनेबल चीज नहीं मांग रहा हूँ, तुम्हें बस वही चीज चुरानी होगी जिसकी मुझे जरूरत होगी, और जो मैं तुमसे चुराने कहूँगा। जो सुनकर हुआंग कहता है अगर यही बात है, लेकिन वो अपनी बात को आगे पूरी खत्म कर पाता उससे पहले ही सनवू उसे रोकते हुए कहता है कि मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है अपनी बातों को बस यहीं पे खत्म करने का। यही कहकर सनवू अपने पास से एक पोटली को बाहर निकालता है, जिस पोटली को सनवू हुआंग की तरफ फेंक देता है। जिस पोटली को हुआंग जब ओपन करके देखता है तो उसके अंदर से उसे एक मेडिसिन मिलती है, जिसे देखकर हुआंग काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है ये तो ट्रेजर है स्कोरर क्लैन का। जिसे सुनकर सनवू उससे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सोचा, इस पिल को मैंने वहाँ से तब निकाला था जब तुम वहाँ पे गए भी नहीं थे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले सीन में कहीं एक और जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सनवू आया हुआ होता है और आके कह रहा होता है कि चलो लगता है कि मुझे अब अपने काम को स्टार्ट करना चाहिए। जिसके बाद सनवू आगे चलते हुए एक पहाड़ के पास जाता है, उसके ऊपर हाथ रखते हुए हुआंग की बातों को याद करने लगता है, जहाँ हुआंग ने उसे कहा था अर्थ स्किल की जो शुरुआत होती है वो अर्थ एनर्जी को फील करने से होती है। जो याद कर सनवू सोच रहा होता है मेरे जैसे किसी इंसान के लिए जो पहले ही नेचुरल पावर का इस्तेमाल करता हो उसके लिए अर्थ एनर्जी को फील करना इम्पॉसिबल नहीं होगा। जिसके बाद सनवू अपनी अर्थ स्किल का इस्तेमाल कर अर्थ एनर्जी को फील करने लगता है। सनवू जैसे ही अपनी अर्थ एनर्जी का इस्तेमाल करता है तो उसके पास सिस्टम से काफी सारी नोटिफिकेशन आने लगती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी अर्थ स्किल जो होती है वो एक्सपांड हो रही है, बढ़ रही है, और साथ ही साथ उसके स्किल का भी लेवल इंक्रीज हो रहा है। जो देखते हुए सनवू सोचता है कि मुझे अपनी बॉडी को तैयार रखना होगा ताकि मैं फ्रीली अंडरग्राउंड में स्विम कर सकूं, तैर सकूं। जिसके बाद सनवू अंडरग्राउंड में चला जाता है और अंडरग्राउंड में तैरते हुए सोच रहा होता है मुझे इस जगह के ऊपर दिशा का खास करके ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक बार मैं अगर दिशा को भूल
भूल गया और किसी और जगह चला गया तो मेरे लिए बाहर निकलना भी पूरी तरह से नामुमकिन हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे दिशा को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जिसके बाद सनवू अपनी आंखों को बंद कर लेता है और सारी चीजों को महसूस करने लगता है। सनवू जैसे ही ऐसा करता है तो उसके दिमाग में सारी चीजों का तस्वीर बनने लगता है और उसे सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली दिखने लगती है। जिसे देखते हुए सनवू सोच रहा होता है कि मुझे सारी चीजें नजर आ रही है, लेकिन वहीं पे उसे इस चीज में प्रॉब्लम भी हो रही होती है। तभी वो सोच रहा होता है कि इस अर्थ स्किल में सच में काफी ज्यादा खतरा है। अगर मैं इस अर्थ स्किल को इस्तेमाल करते समय एक भी गलती करता हूँ तो मैं उसी समय मारा जाऊंगा, किसी को मेरी बॉडी तक नहीं मिलेगी। बाद हम अगले सीन में फिर कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे सनवू हुआंग से कह रहा होता है, हुआंग तुम मुझसे एक और वादा करो, जब तुम उन 3 सालों के दौरान मेरे साथ कोऑपरेट करोगे और मेरी हर बात मानोगे तो उस समय के दौरान मैं तुम्हें सिर्फ मुरिम अलायंस के नहीं बल्कि डीमन से गॉड इंपीरियल पैलेस के भी ट्रेजर को लूटने का ऑर्डर दूंगा और इन सभी जरूरी जगहों पे तुम अपने साथ एक इंसान को और लेके जा सकते हो। जो सुनकर हुआंग के तो पसीने छूट रहे होते हैं और हुआंग सनवू को देखते हुए सोच रहा होता है कि उसकी आंखों में देखकर लगता नहीं है कि उसने अभी जो कुछ भी कहा उसमें से कोई भी झूठ है। तभी हम सनवू को देखते हैं जो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए हुआंग से कहता है कि अब डिसीजन तुम्हारा है। जो देखकर हुआंग अभी भी काफी ज्यादा इस चीज के लिए हिचकिचा रहा होता है। जिसके बाद हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ पे सनवू अपनी पावर को एक्टिवेट कर अपनी एनर्जी ऑब्जॉर्प्शन स्किल का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है वो सभी एनर्जी सनवू के पास इकट्ठा होने लगती है और हर कलर की एनर्जी उसके टाइप को दर्शाती है कि आखिरकार वो किस तरह की एनर्जी है। जिसके बाद हमें फिर से कुछ समय पहले वाले सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे सनवू हुआंग से कहता है कि अगर तुमने मेरे हाथ को थाम लिया तो इससे काफी बड़ी आग लग जाएगी, लेकिन तुम इस बात को भी याद रखना कि ये एक ऐसा ऑफर है जिसको तुम कभी भी ठुकरा नहीं सकते हो। जो सुनकर हुआंग इस चीज के लिए मान जाता है और वो सनवू के ऑफर को स्वीकार कर लेता है। जिसके बाद वो अपने दादाजी मतलब अपने टीचर को याद करते हुए सोच रहा होता है कि टीचर मुझे लगता है कि मैं एक डीमन से मिल चुका हूँ। जिसके बाद यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होके हमें अगले सीन में मी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसकी भी फाइट एक स्केलेटन से हो रही होती है जो कि एक काफी ज्यादा पावरफुल स्केलेटन होता है और वो बड़ी आसानी से मी को डोमिनेट कर रहा होता है और मी उससे फाइट करते हुए सोच रही होती है कि ये स्केलेटन एक पीक लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो यह है कि जो ये स्केलेटन मार्शल आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है वो भी पीक लेवल से ऊपर की मार्शल आर्ट है, जिसकी वजह से इसकी जो पावर है वो एक अलग ही लेवल पे चली जाती है और ये काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर पा रहा है। जिसकी वजह से अगर ये फाइट ऐसे ही चलती रहे तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस स्केलेटन को हरा पाऊंगी और ये स्केलेटन मुझे बड़ी आसानी से हरा देगा। मी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वो स्केलेटन काफी ज्यादा स्पीड में अपनी स्वॉर्ड को लेकर मी के ऊपर अटैक कर देता है। जो अटैक मी देख पाती या कुछ कर पाती उससे पहले ही वो अटैक मी की आंखों के करीब पहुंच गया होता है और जैसे ही वो अटैक मी को लगने वाला होता है वो स्केलेटन अपने अटैक को रोक देता है और पीछे की तरफ हट जाता है। जो देखकर मी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उसके साथ ऐसा नहीं किया था, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा ह्यूमिलेशन फील हो रहा होता है। जिसकी वजह से मी अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए अपने काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी करने लगती है जिसका नाम 11 हेवनली वाटर स्वॉर्ड होता है। जिस अटैक के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जिस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मी उन सभी एनर्जी से स्वॉर्ड को क्रिएट करती है। जिसके बाद उन सभी एनर्जी से बनी हुई स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए मी उन स्केलेटन के ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद हम उस स्केलेटन को देखते हैं जो अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और मी की स्वॉर्ड की जो एनर्जी होती है उसे ऑब्जॉर्ब करते हुए उसी का इस्तेमाल करने लगता है और अपने भी किसी पावरफुल अटैक को रेडी करने लगता है। जिसके बाद अपने अटैक को रेडी कर वो अपने अटैक को मी के अटैक के ऊपर करता है और उस स्केलेटन का जो अटैक होता है उसके अंदर से बिल्कुल एक लेजर लाइट की तरह स्पीड से एक अटैक होता है जो अटैक मी के सभी अटैकों को काटते हुए मी के ऊपर अटैक करता है। जिस अटैक को मी ब्लॉक करते हुए हैरान होते हुए सोच रही होती है कि मैंने जितने भी हैंडलेस स्वॉर्ड को क्रिएट किया था वो सभी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो गए। जिसके बाद मी बड़ी मुश्किल से उस अटैक को रोक पाती है, लेकिन मी जैसे ही उस अटैक को रोकती है वो स्केलेटन बहुत ही तेजी से मी के ऊपर से एक और अटैक करने वाला होता है। जो देखकर मी को अपने सामने अपना अंत दिखने लगता है। जो देखकर मी सोच रही होती है मेरी जो अभी करंट ताकत है वो मुझे नहीं लगता कि इस स्केलेटन को हराने के लिए पूरी तरह से इनफ है। लगता है कि मेरा अंत आ चुका है, अब मैं यहीं पे मरने वाली हूँ। जिसके बाद मी अपनी आंखों को बंद कर लेती है। मी अपनी आंखों को जैसे ही बंद करती है मी
मी को सनवू की कही हुई बातें याद आने लगती है, जहाँ पे सनवू मी से कह रहा होता है, आखिरकार तुमने बिना लड़े हार मानने की ये आदत कहाँ से सीखी है? अगर तुम्हारे अटैक विफल होते हैं, अगर तुम्हारे अटैक काम नहीं करते हैं, तो कोई और रास्ता ढूंढो जिसकी मदद से तुम दुश्मन से फाइट कर पाओ। लेकिन ये हार मानना कैसा है बिना फाइट किए? तुम स्वॉर्ड चलाने में काफी ज्यादा अच्छी हो, लेकिन तुमने आज तक अपनी स्वॉर्ड को नहीं समझा है। क्या तुम्हारी स्वॉर्ड हमेशा से सुंदरता पे ही निर्भर थी? जो सुनकर मी को अपनी आइस पावर के बारे में याद आता है, जो याद आकर मी सोच रही होती है कि आखिरकार उस इंसान को इसके बारे में कब से पता था। मैंने आज तक जितनी भी फाइट की है उसके अंदर मैंने अपनी खुद की स्वॉर्ड की इंटेंशन को नहीं जाना है कि आखिरकार मेरी स्वॉर्ड की इंटेंशन क्या है। जिसके बाद मी अपनी आइस पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी स्वॉर्ड के अंदर अपनी आइस पावर को डालने लगती है, और फिर उसके बाद उसी से उस स्केलेटन के अटैक के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से मी अपनी आइस पावर की मदद से उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है। और मी अब उस स्केलेटन को काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दे पा रही होती है, और वो दोनों ही एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि नॉर्थ के अंदर बिग डिपर जो माउंटेन है, वहाँ पे गति के हिसाब से मौसम चेंज होती रहती है, और वहीं पे मुई यांग सेगा क्लैन जो है उससे कॉम्बैट स्किल के अंदर काफी ज्यादा निपुण माना जाता है, और इन्हें मार्शल आर्ट के अंदर इनलाइटमेंट मिलती है, और इन्हें इसी नाम से बुलाया जाता है क्योंकि इनके पास ये जो स्किल है उसकी मदद से जो ये अपने ओपोनेंट से फाइट करते हैं, ये लोग उसकी स्किल को स्टडी कर सकते हैं, और ये लोग अपने हिसाब से उस चीज को चेंज कर सकते हैं। और वहीं पे मी को स्केलेटन के साथ ट्रेनिंग के दौरान इस चीज का रियलाइज होता है, और उसे इस चीज का मतलब समझ में आता है कि आखिरकार ये स्किल है क्या, और इस स्किल को कहा क्या जाता है। इस स्किल का नाम द कंट्रोल है। और इसी के दौरान हम देखते हैं कि मी अपनी इसी यूनिक स्किल की मदद से उस स्केलेटन के एक हाथ को काट देती है और इस स्केलेटन को हरा देती है, जिसके बाद मी इस चीज को देखकर खुश होते हुए सोच रही होती है कि मैंने अपनी सारी हदों को पार कर दिया है, और अब मैं पहले से काफी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रही हूँ। और साथ ही साथ मुझे ये देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि ये स्केलेटन इतना ज्यादा पावरफुल था। ये स्केलेटन एक पीक लेवल का मार्शल आर्टिस्ट था, और बस इतना ही नहीं, इसके पास पीक लेवल से ऊपर की मार्शल आर्ट भी थी, जिसकी वजह से इसकी पावर एक अलग ही लेवल पे चली जाती है। लेकिन इसके बावजूद मैंने अपनी खुद की पावर के मदद से इसके एक हाथ को काट दिया है। ये देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है, और अब इस चीज को देखकर लगता है कि अब मैं इस स्केलेटन को हरा सकती हूँ, अब मैं इस स्केलेटन के बराबर पहुंच चुकी हूँ। जिसके बाद वो यही सोचकर अपनी स्वॉर्ड को लेकर फिर से काफी ज्यादा स्पीड में उस स्केलेटन के ऊपर अटैक करने जाने लगती है। और यहीं पे आज का हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।